वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी ने एक और ट्रॉफी अपने नाम की। और जो अब 2023-2024 का सीजन शुरू हुआ है, वहां पर मैनचेस्टर सिटी किस तरह परफॉर्म करेगी, कैसे परफॉर्म करेगी, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हमारे पास बार्सिलोना के बारे में बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनचेस्टर सिटी के साथ। अब मैनचेस्टर सिटी ने यूएफा सुपर कप अपने नाम कर लिया। 1-1 ये मैच बराबर रहा था 90 मिनट्स तक। और सविया को ही हम ब्लेम कर सकते हैं इस हार के लिए, क्योंकि सविया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस पूरे मैच में। और जो चांसेस उन्होंने मिस किए, तकरीबन 2-3 तो बिल्कुल 1-on-1 चांसेस थे गोलकीपर के सामने, जो कि इन्होंने मिस किए। अगर वो मिस ना करते तो सविया हो सकता था कि आखिर ये ट्रॉफी अपने नाम कर लेती। लेकिन हमेशा की तरह सेविया यूरोपा कप में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, और जब यूएफा सुपर कप में आती है तो ये ट्रॉफी वो अपने नाम नहीं कर पाती। अब जब अगर हम मैच के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली ये तो तय था कि मैनचेस्टर सिटी गेम को डोमिनेट करेगी पोजीशन वाइज भी। और आप जानते हैं कि मैनचेस्टर सिटी चांसेस भी क्रिएट करती है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सविया की, तो सविया काफ़ी ज़्यादा लो ब्लॉक में खेल रही थी, डिफेंसिव खेल रही थी और काउंटर पे हिट करने की कोशिश कर रही थी मैनचेस्टर सिटी को। लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने रास्ता निकाल ही लिया 1-0 डाउन होने के बाद से, और मैच को बराबर कर दिया। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मैनचेस्टर सिटी के गेम प्ले की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी का ये सीज़न काफ़ी मुश्किल होने वाला है, जिस तरह मुझे लग रहा है इस टाइम पर। क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी गलती ये हुई है उनसे कि उन्होंने गुंडागन को जाने दिया। और अब जो आपको खबर मिल ही चुकी होगी कि डी ब्रूने भी इंजर्ड हो चुके हैं और तकरीबन 4 महीने के लिए वो भी बाहर हैं। दिसंबर से पहले वो वापस नहीं आएंगे। और मैनचेस्टर सिटी की जो मैंने गेम देखी है उसमें मुझे यही नज़र आया कि नो डाउट मैनचेस्टर सिटी पोजीशन कंट्रोल करती है और गेम अपने पास रखती है, जो कि पेप गार्डियोला का स्टाइल है। और लेकिन वो मिडफील्ड से वो क्रिएटिविटी नहीं निकाल पा रही जो डी ब्रूनो के होते हुए या गुंडागुन के होते हुए वो निकालते थे। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो वाइड और विंग्स के ऊपर मैनचेस्टर सिटी बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है। और कल भी जो गेम हुई उसमें मैनचेस्टर सिटी ने गोल भी क्रॉस के ऊपर ही किया और मिडफील्ड से कोई ज़्यादा चांसेस क्रिएट नहीं कर पाए। और आपने अगर मैच देखा हो तो हॉलैंड भी आपको काफ़ी ज़्यादा खामोश इसी वजह से नजर आया, क्योंकि उनको कोई चांस इस तरह का बनाकर नहीं दे पा रही थी मिडफील्ड कि वो कुछ थ्रेट क्रिएट करते। तो मुझे इसीलिए लगता है कि जिस तरह अगर हम चेल्सी को देखें तो चेल्सी ने बहुत ज़बरदस्त साइनिंग्स की हैं, बड़ी अच्छी टीम बना ली है। और लिवरपूल भी अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने एक जापानीज मिडफील्डर साइन किया है, और अमराबाद को भी वो साइन कर रही है, और वो भी अपनी टीम को बेहतर कर रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी कुछ साइनिंग्स की हैं। और मुझे यही लगता है कि मैनचेस्टर सिटी को ज़रा मुश्किल होगी, क्योंकि हमने आर्सेनल के अगेंस्ट भी देखा तो आर्सेनल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और आर्सेनल के अगेंस्ट भी मैनचेस्टर सिटी वाइड ही डिपेंड कर रही थी। और डी ब्रूने पहला हाफ नहीं खेले थे, गुंडोगन ऑब्वियसली बार्सिलोना आ चुके हैं, तो वो क्रिएटिविटी नहीं निकाल पा रही थी मैनचेस्टर सिटी की टीम। और 1-1 से वो मैच भी बराबर हुआ था, और पेनल्टीज़ के ऊपर मैनचेस्टर सिटी वो गेम हार गई थी। लेकिन अब जब हम सुविया की गेम की बात करते हैं तो यहाँ पर वो अपने हक में रिजल्ट निकालने में कामयाब हो गए। और एक और ट्रॉफी जो थी वो पेप गार्डियोला ने अपने नाम की। फुटबॉल की अगर प्रोफेशनल फुटबॉल की बात की जाए तो 36 ट्रॉफीज वो अपने नाम कर चुके हैं। सर एलेक्स फर्गुसन पहले नंबर पे हैं, 49 ट्रॉफीज जीतने वाले वो मैनेजर हैं। तो लेकिन पेप गार्डियोला जो है वो सिर्फ भाई ट्रॉफीज में खेल रहे हैं इस टाइम पर। और पहले कोच बन चुके हैं जिन्होंने 3 डिफरेंट क्लब से यूएफा सुपर कप की ट्रॉफी जीती है। बार्सिलोना से भी वो जीत चुके हैं, बायर्न से भी, और अब मैनचेस्टर सिटी से भी ये ट्रॉफी उन्होंने अपने नाम की। तो ये थी मैनचेस्टर सिटी के बारे में बात। और अब हम बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में। बार्सिलोना की एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, वो आई है अलिमानी की, कि वो जो बार्सिलोना के डायरेक्टर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। इस ट्रांसफर विंडो के बाद वो बार्सिलोना छोड़ के चले जाएंगे। आपको याद होगा कि पहले भी ये खबर आई थी कि वो छोड़ के जा रहे थे, लेकिन उनको एक्सटेंशन दी गई, और उन्होंने इस ट्रांसफर विंडो के आखिर में चले ही जाना था। लेकिन अगर हम उनका स्पेल देखें तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं। बहुत सारे फैन उनकी अचीवमेंट्स को शायद नहीं जानते, या उस चीज़ उनको वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए।
क्योंकि लपोर्ता ने जब से टेक ओवर किया है तो लपोर्ता के साथ अलेमानी भी आए और उन्होंने बार्सिलोना के वेज बिल में तकरीबन 100 मिलियन की रिडक्शन की। उसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे प्लेयर्स को बार्सिलोना में लेकर आए और कुछ प्लेयर्स को सेल भी किया और बार्सिलोना की सफाई की एक तरह से, जो आप जानते हैं कि जिस तरह से जो एक गंद डल चुका था बार्तमो के टाइम का, उसको आहिस्ता आहिस्ता साफ किया। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा टेन्योर, काफ़ी अच्छे तरीके के साथ उन्होंने बार्सिलोना को मार्केट किया, बार्सिलोना को के लिए टीवी राइट्स लेकर आए। तो काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स उनकी हैं। कैसी को वो लेके आए थे, क्रिस्टियनसन की साइनिंग उन्होंने की थी और ये दोनों साइनिंग्स फ्री साइनिंग्स थी। क्रिस्टियनसन आप देखें कि वो इस टाइम पर कितने सॉलिड डिफेंडर है बार्सिलोना के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और कैसी जो है वो आपको जाते जाते भी प्रॉफिट दे गए क्योंकि वो फ्री साइनिंग थी और 15 मिलियन में तो बार्सिलोना ने उनको सेल किया था। तो मैं समझता हूँ कि बार्सिलोना को काफ़ी बड़ा सेटबैक होगा इनके जाने से। और टॉटनहम हॉटस्पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इमानी को साइन करने में। तो देखते हैं कि वो वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते। और डेको जो है वो इनको रिप्लेस करेंगे एज अ डायरेक्टर। और डेको भी आपने देखा होगा कि ट्रांसफर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो होपफुली कि अब डेको जब वो चार्ट संभालेंगे तो बार्सिलोना के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं चावी के बारे में और रफीनिया के बारे में। आप जानते हैं कि उनको रेड कार्ड हो गया था और दो दो मैचेस का बैन लगा है दोनों को, कोच को भी और रफीनिया को भी। तो अगले दो मैचेस में ये आपको नज़र नहीं आएंगे। रफीनिया ऑब्वियसली मैच खेल नहीं सकेंगे और चावी टच लाइन पे आपको नज़र नहीं आएंगे, स्टैंड से मैच को कंट्रोल करेंगे। और जहाँ तक आज पूरे दिन जो ट्रांसफर विंडो की बात है तो लो सेल्सो का नाम आ रहा है कि बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है लो सेल्सो को बाय करने में। आप जानते हैं कि लो सेल्सो स्पर्स के प्लेयर हैं, विलारियल से भी खेलते हैं, ठीक है, लोन डील के ऊपर है। और लो सेल्सो जो है वो आपको 14-15 मिलियन में मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, कैम पोजीशन पे खेलते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर है। काफ़ी अच्छा ऑप्शन बार्सिलोना को मिल सकता है लो सेल्सो की शक्ल में। एक तो इकोनॉमिकल है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी मेच्योर और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। 27 उनकी एज है और मैं समझता हूँ अगर बार्सिलोना ये डील करने में कामयाब हो जाती है तो बार्सिलोना के लिए एक बहुत अच्छी एडिशन होगी, क्योंकि पैड्री और गुंडोगन के साथ आपको एक और अटैकिंग मिडफील्डर की जरूरत है जो जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी हो, जो गेम को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात आ जाती है कैंसेलो के बारे में। कैंसेलो की जो है वो फैब्रिज़ो रोमानो की तरफ से कंफर्मेशन ये आई है कि काफ़ी अच्छे निगोशिएशंस चल रही हैं बारसा और मैनचेस्टर सिटी में। डील काफ़ी अच्छे लोन डील होगी ये ऑब्वियसली, और साथ परचेज ऑप्शन होगा। अब सिर्फ जो थोड़ा सी निगोशिएशन चल रही है वो चल रही है फ़ी के ऊपर और तो इस चीज़ पे कि कैंसेलो की जो सैलरी है वो उसका कितना पार्ट बारसा पे करेगी और कितना पार्ट मैनचेस्टर सिटी पे करेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर निगोशिएशंस चल रही हैं और लेकिन सूनर और लेटर ये डील बार्सिलोना करने में कामयाब हो जाएगी। उसके बाद जो एक और खबर आई है वो आई है जो फेलिक्स के बारे में। वो कोई खबर ये आ रही है कि जो फेलिक्स अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बारे में सोच रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड के साथ। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो इसका मतलब है कि उनको सारी सैलरीज जितने भी उनके इंसेंटिव्स वगैरह हैं वो सब उनको छोड़ने पड़ेंगे और उसके बाद वो एज अ फ्री एजेंट मार्केट में होंगे और वो किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बार्सिलोना क्या लो सेल्सो के लिए जाएगी या जो फेलिक्स के लिए जाएगी, क्योंकि जो फेलिक्स अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लेते हैं तो वो फ्री ऑप्शन होगा बार्सिलोना के लिए, उनको साइन कर सकती है बार्सिलोना। और रिसेंटली जो फेलिक्स ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि बार्सिलोना उनका ड्रीम क्लब है। वो तो वो ड्रीम क्लब काफ़ी दफ़ा चेंज कर चुके हैं अपना, लेकिन आप देखते हैं कि क्या बार्सिलोना उनको हायर करता है, उनकी सर्विसेज लेता है कि नहीं लेता। अगर वो फ्री में भी बार्सिलोना को अवेलेबल होते हैं तो बार्सिलोना का क्या डिसीजन होगा। और जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आंसू फटी के बारे में। आंसू फटी इस टाइम पर बार्सिलोना छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं चावी के साथ। और क्योंकि जो पिछला गेम बार्सिलोना का गिताफे के अगेंस्ट हुआ था तो वहाँ पर उनको ऐसा फील हुआ कि उनको इग्नोर किया गया और अब्दे को और लामिन यामाल को प्रेफरेंस दी गई आंसू फटी के ऊपर और उनको उतने मिनट्स नहीं दिए गए जितने वो उनकी नज़र में डिज़र्व करते थे। तो अब देखना ये होगा कि क्या आंसू बाकी में छोड़ के जाएंगे कि नहीं, क्योंकि बार्सिलोना एक्सपेक्ट कर रही है 50 to 60 मिलियन और इतनी बड़ी बिड अभी तक बार्सिलोना को रिसीव नहीं हुई और कोई ऐसी बिड नहीं मिली कि दोनों पार्टीज के लिए जो है वो रीजनेबल हो और दोनों पार्टीज खुश हो।
क्योंकि अब आंसू भी ऑब्वियसली ऐसी सोल्यूशन ढूंढेंगे कि जहां पर उनको एक अच्छा क्लब मिले। तो अब ये देखना होगा कि क्या बार्सिलोना को कोई ऐसी बिड मिलती है आंसू के बारे में कि नहीं मिलती। और कुछ रिपोर्ट ऐसे भी आ रही है कि ये रूमर है, आंसू कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर हम चावी के बारे में बात करें तो चावी ने कहीं पर भी ये बात नहीं की कि वो आंसू को के साथ जो है वो आंसू को रोकना चाहते हैं। और आंसू फती जो है ना, अगर उन्होंने उनसे पहले पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हाँ 31 अगस्त तक ट्रांसफर विंडो खुली है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि चावी को ज़्यादा इतना कन्विंस नहीं है आंसू को बार्सिलोना में रखने के लिए। तो अब देखना ही होगा कि क्या कोई ऐसी बिड मिलती है बार्सिलोना को जिससे आंसू भी खुश हो और बार्सिलोना को भी एक रिजनेबल और हैंडसम अमाउंट मिले। तो ये थी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।